हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा एक सांवैधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? ए है 1986, बी है 1987, सी है 1988 एंड डी है 1989। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा एक सांविधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी 1987 में। ओके, करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च अधिगम के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की कौन सी विशेषताएं हैं? फर्स्ट है, वातावरण अनौपचारिक होता है जिसमें टीम के सदस्यों की भागीदारी होती है। तो ये क्या है, ये करेक्ट है। सेकंड है कि अत्यधिक चर्चा होती है जिसमें प्रत्येक सदस्य भाग लेता है, ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या है कि समूह के कार्य को अच्छी तरह समझा जाता है जो समूह के सदस्यों को स्वीकार्य होता है, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ क्या है कि समूह के सदस्य अपने विचारों को प्रस्तुत करने में नहीं डरते हैं, तो ये भी करेक्ट है। एंड फिफ्थ क्या है, समूह के सदस्य अपने बीच मतभेद और संघर्ष से बचते हैं, तो ये गलत है। तो फ्रेंड, उच्च अधिगम के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की कौन सी विशेषता है? तो वो उसमें विशेषता है कि वातावरण उनका जो होता है अनौपचारिक होता है जिसमें टीम के सदस्यों की भागीदारी होती है, और उस टीम में अत्यधिक चर्चाएं होती हैं जिसमें प्रत्येक सदस्य क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं, और उस समूह के कार्य को जो है वो अच्छी तरह से उसमें समझा जाता है, और जो समूह के सदस्यों को उसमें जो स्वीकार्य होता है तो उनको वैसा ही कार्य दिया जाता है और उसे समझा अच्छे से जाता है। और फोर्थ क्या है कि समूह के सदस्य जो होते हैं अपने विचारों को प्रस्तुत करने से इसमें डरते नहीं हैं। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा वो ए होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? किसी विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? फर्स्ट है, शैक्षणिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकंड है कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, समन्वय, उसका विकास, निरीक्षण और पुनरीक्षण करना, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट है। थर्ड क्या है कि विभिन्न विषयों में संकाय सदस्यों की भर्ती के लिए आवश्यक अर्हताओं को निर्धारित करना, तो ये गलत है, ये नहीं होता है। तो फोर्थ क्या है, विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की संरचनाओं को तैयार करना और संशोधन अद्यतन करना, तो ये गलत है। ओके, पाठ्यक्रमों जो है फ्रेंड वो गलत है कि विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों की संरचना तैयार करना और संशोधन अद्यतन करना, तो ये गलत है। ओके, और फिफ्थ क्या है कि विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए फीस के ढांचे की स्वीकृति, तो ये भी गलत है। तो फ्रेंड, इसमें जो करेक्ट आंसर वो फर्स्ट एंड सेकंड राइट है। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में क्रमशः उच्चतर शिक्षा में शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मियों के निरंतर मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त पद्धति के प्रकार और इन मूल्यांकनों की विशेषताएं दी गई हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट है सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। सूची फर्स्ट है मूल्यांकन के प्रकार एंड सूची सेकंड है विशेषताएं। तो मूल्यांकन के प्रकार क्या है? विकासात्मक है, प्रबंधनात्मक है, हस्तक्षेप है एंड निर्णय परक है। तो विकासात्मक जो होता है, विकासात्मक जो है वो है इसमें सेकंड हो जाएगा इसका कि नैतिक नीतिगत और व्यवसायगत मूल्यों से संबंधित, ए का सेकंड हो जाएगा। ओके, और प्रबंधनात्मक जो है वो उसका फर्स्ट हो जाएगा, कार्य करने और प्राप्त करने से संबंधित, बी का फर्स्ट। और सी जो है हस्तक्षेप जो है वो है आत्म विकास के महत्व से संबंधित, एंड डी निर्णय परक जो है वो है थर्ड, सामाजिक नियंत्रण रखने से संबंधित। तो ए का जो होगा वो सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर एंड डी का थर्ड। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नामित विश्वविद्यालय बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ निम्नलिखित विकल्पों में से क्या और उपलब्धियां होनी अनिवार्य है? क्या उपलब्धियां होनी अनिवार्य है? ए है, प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा एससी प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा एससी ओपीयूएस डब्ल्यूओएस जर्नल में कम से कम 2 शोध का प्रकाशन होना।
बी है प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SC OPUS या WOS जर्नल में कम से कम 5 शोध का प्रकाशन होना। सी है प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SC OPUS WNOS जर्नल में कम से कम 1 शोध का क्या होना, प्रकाशन होना। और डी है कि प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SC OPUS एंड WOS जर्नल में कम से कम 3 शोध का प्रकाशन होना। तो नामित विश्वविद्यालय जो होते हैं फ्रेंड्स, बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ निम्नलिखित विकल्पों में से क्या जो है उपलब्धियां होनी अनिवार्य है। तो वो उसमें जो है कि प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SC OPUS एंड WOS जर्नल में कम से कम 2 शोध प्रकाशन का होना जो होता है अनिवार्य होता है। ओके, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार की निम्नलिखित किस परियोजना का उद्देश्य जो है वो नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देना है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हो। तो ए है इसमें SPARC, बी है STRIDE एंड सी है IMPRESS एंड डी है STARS स्टार्स। तो भारत सरकार में फ्रेंड्स, भारत सरकार की निम्नलिखित किस परियोजना का जो उद्देश्य है वो नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजना का समर्थन देना है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हो। वो है फ्रेंड इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा STRIDE। ओके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट्स व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है। ए है शिक्षा, बी है विदेश, सी है वाणिज्य एवं व्यापार एंड डी है शहरी नियोजन। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, वाणिज्य एवं व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतर शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई हैं। नॉलेज कमीशन द्वारा जो है वो क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई हैं। फर्स्ट है इसमें अतिरिक्त विनियामक संस्थानों का होना, सेकंड है निजी विश्वविद्यालय को बंद किया जाना, और इसमें सी है, थर्ड है उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार। तो ये होगा करेक्ट है। एंड सेकंड है कि भारत में उच्चतर शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा जो संस्तुतियां दी गई हैं वो है उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार, सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना, और इसमें जो है उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास, और उच्चतर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण ये गलत है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन और दूसरा तर्क आर है। जिसमें एक अभिकथन है और दूसरा क्या है, तर्क आर है। तो फर्स्ट है इसमें कि अभिकथन ए कहता है कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड तर्क आर है कि अति श्रेष्ठ छवि होने के बावजूद ऐसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। बट आर जो है वो ए का जो करेक्ट एक्सप्रेशन वो जो है वो नहीं है। ओके, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सही दोनों है लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की अभिवृत्ति मूल्य तथा उसके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। इस संदर्भ में शोध की कौन सी पद्धतियां उपयुक्त होंगी। तो कौन सी पद्धतियां है जो उपयुक्त होंगी शोध की। फर्स्ट है प्रायोगिक पद्धति, सेकंड है व्यक्ति अध्ययन पद्धति, थर्ड है वर्णनात्मक पद्धति, फोर्थ है निजातीय पद्धति एंड फिफ्थ है ऐतिहासिक पद्धति। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा वर्णनात्मक पद्धति और निजातीय पद्धति। तीसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत के किस उच्चतर शिक्षण संस्थान को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन भारत में किस उच्चतर शिक्षण संस्थान को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान की संज्ञा है जो है वो दी जाती है। ए है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बी है तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी है नालंदा विश्वविद्यालय
एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राचीन भारत के किस उच्चतर शिक्षण संस्थान को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान की संज्ञा दी जाती है? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय को दी जाती है। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है? ए है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE, नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन, और बी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और सी है भारतीय पुनर्वास परिषद, एंड डी है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रतिशत NAAC। ओके, तो इसमें जो निम्नलिखित में से कौन सा जो एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो इसमें गैर संवैधानिक जो है वो है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन प्रतिशत जो NAAC है, वो विश्वविद्यालय से बाहर की है, गैर संवैधानिक निकाय है। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जो न्याय या तर्क में उन्नत विशेष अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है, वो कौन है? कौन सा विश्वविद्यालय है? तो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय जो न्याय या तर्क में उन्नत विशेष अध्ययन के लिए मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता था, तो वो है ए है जगदला विश्वविद्यालय, बी है मिथिला विश्वविद्यालय, सी है नादिया विश्वविद्यालय, डी है बल्लभी विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, मिथिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किनके विलय पुनर्नामकरण के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की? तो इसमें फर्स्ट है जल संसाधन मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये गलत है। बी है जल संसाधन मंत्रालय और नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये भी गलत है। सी है जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, एंड डी है जल संसाधन मंत्रालय। तो भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किनके विलय पूर्ण नामांकन के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय की जो है स्थापना की है? तो वो है इसमें जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग के त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा मदों की पहचान करें। एजेंडा मदों की पहचान करना है। फर्स्ट है शीर्ष कार्यों की स्वायत्तता, तो ये गलत है। सेकंड है विनियामक तंत्र में सुधार, करेक्ट है। थर्ड है परियोजना और शोधार्थी केंद्रीय शोध अनुसंधानों की पद्धति की स्थापना, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है शोध संस्कृति का संवर्धन, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। पांचवा जो है वो गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा व्यक्तिगत पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिकता के निर्वहन का अवसर देने की उच्च क्षमता है। तो फर्स्ट है इसमें औपचारिक शिक्षा, सेकंड है तकनीकी शिक्षा, थर्ड है नैतिक शिक्षा एंड फोर्थ है मूल्य शिक्षा। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, नैतिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करें। निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य सन 2015 तक प्राप्त किए जाने थे, और सेकंड क्या है इसमें कि इसमें अभिकथन पे विचार करना है। तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो है 2015 तक प्राप्त किए जाते थे, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। ओके, और सेकंड है इसमें कि संधारणी विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम नीति को 2035 तक गाइड करते रहेंगे। तो 2035 तक गाइड करते रहेंगे, ये क्या है, ये गलत है। और थर्ड क्या है कि संधारणी विकास लक्ष्य जनवरी 2016 से प्रभावी है, तो ये करेक्ट है। पहला और तीसरा इसमें राइट है फ्रेंड। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची फर्स्ट में दिए गए आयोग और सूची सेकंड में दिए गए आयोग की संस्तुतियों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट क्या है, आधार, एंड सूची सेकंड है विवरण। तो ए है राधाकृष्ण आयोग, बी है मुदालियर आयोग, सी है कोठारी आयोग, डी है सैम पित्रोदा आयोग। तो इसमें जो करेक्ट है, तो ए का जो हो जाएगा राधाकृष्ण आयोग। राधाकृष्ण आयोग जो है वो है थर्ड, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का एकीकरण, ए का थर्ड हो जाएगा। ओके, कि राधाकृष्ण आयोग जो होता है वो होता है माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का एकीकरण, ए का थर्ड। और बी है मुदालियर आयोग जो होता है, इसका फर्स्ट हो जाएगा। 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की इसमें शुरुआत होती है, बी का फर्स्ट। एंड सी है कोठारी आयोग,
कोठारी आयोग जो है फ्रेंड, इसमें 3 वर्षीय स्नातक होता है, ओके, तथा 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम की अनुशंसा। तो कोठारी आयोग जो हो जाएगा इसका सी का 4 हो जाएगा, और सैम पित्रोदा आयोग जो होता है ये इसका सेकंड हो जाएगा। बहुत विधाओं के व्यावसायिक हेतु पाठ्यक्रम की पुनः रचना, ओके। तो डी का जो हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। तो ए का जो होगा फ्रेंड वो इसमें जो होगा वो थर्ड होगा, बी का फर्स्ट होगा, सी का 4 होगा एंड डी का सेकंड होगा। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ए का थर्ड किस ऑप्शन में दिया है, तो ए का थर्ड फ्रेंड एक ही ऑप्शन सी में ही दिया है, बस इसमें सी ही ऑप्शन में राइट हो जाएगा, ओके। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट एंड सी का 4 एंड डी का सेकंड, ओके। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थानों का चयन कीजिए। तो फर्स्ट है प्राच्य अधिगम संस्थानों का इसमें चयन करना है। तो फर्स्ट है इसमें एशियाटिक सोसाइटी, ये करेक्ट है। सेकंड है मद्रास संस्कृत कॉलेज, ये भी करेक्ट। थर्ड है तेजपुर विश्वविद्यालय, ये गलत है। एंड फोर्थ है मिथिक सोसाइटी, तो ये करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, चौथा राइट है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स को प्रारंभ करने का उद्देश्य है। क्या है इसका उद्देश्य प्रारंभ करने का? तो ए है इसमें भारतीय अध्येता को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना, और बी है इसमें भारतीय अध्येता को भारत में शोध करने से हतोत्साहित करना, सी है वैश्विक अध्येता को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, एंड डी है वैश्विक अध्येताओं को विदेश में भारतीय अध्येताओं के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो भारत सरकार द्वारा GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स को प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य है? तो वो है इसमें वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? परंपरागत शिक्षा का आवश्यक घटक है, ए है पुस्तकों से सीखना, बी है शिक्षक से सीखना, सी है चिंतन से सीखना, डी है अनुदेशनात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, शिक्षक से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? ए है तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, सी है दूसरी पंचवर्षीय योजना एंड डी है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? तो किस पक्ष का परिसूचक है? तो इसमें ए फर्स्ट है इसमें भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं थी, ये भी करेक्ट है। एंड थर्ड है जनसंख्या में वृद्धि और मानव संसाधनों का उपयोजन, तो ये गलत है। पहला और सेकंड क्या है इसमें राइट है, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंध में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? तो वो है इसमें सी, NUEPA। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? ए है सार्जेंट आयोग, बी है हॉन्गकॉन्ग समिति रिपोर्ट, सी है कोठारी आयोग रिपोर्ट एंड डी है राधा कृष्ण आयोग। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें कौन सा जो है स्तरों के विकास से संबंधित है, तो वो है फ्रेंड इसमें कोठारी आयोग की रिपोर्ट्स, ओके। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? ए है भारतीय शिक्षा आयोग, बी है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सी है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग एंड डी है सार्जेंट आयोग। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग। आगे देखेंगे, आगे है विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप क्या है? ए है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बी है AIU, सी है NUEPA एंड डी है ICSSR। तो
फ्रेंड, विश्वविद्यालय के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो वर्तमान स्वरूप जो है वो है AIU। ओके, बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं किसमें शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं में शामिल नहीं है? तो ए है ई ट्यूटोरियल, बी है ई कंटेंट, सी है भौतिक अंतःक्रिया एंड डी है चर्चा मंच। तो राइट हो जो होगा इसमें वो है भौतिक अंतःक्रिया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है ज्ञान दर्शन, सेकंड है ज्ञानवाणी एंड थर्ड है MOOC। तो इसमें जो करेक्ट है वो बस इसमें एक ही करेक्ट है ज्ञान दर्शन जो है ये नहीं होगा, ज्ञानवाणी भी नहीं, इसमें एक ही ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड, वो थर्ड है कि MOOC मैसी ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स जो है वो क्या है इसमें सुमेलित नहीं है। ओके, और बाकी जो है ये सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम कैसा था? तो वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम जो था, ए है संस्कृत में था, बी है पाली में, सी है हिंदी एंड डी है उर्दू। तो वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का जो माध्यम था वो था संस्कृत। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।